हमारे यशस्वी मुख्य अतिथि प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आएँ। आदरणीय कुलपति प्रोफेसर अग्रवाल, प्रोफेसर श्रीवास्तव, इस सेमिनार के संयोजक पंकज जी, अध्यापक साथियों, शोधार्थियों, छात्रों, मैं आभारी हूँ आप लोगों का कि इतने महत्वपूर्ण सेमिनार का समापन या विदाई वक्तव्य देने के लिए आप लोगों ने मुझे बुलाया। मैं सचमुच आभारी हूँ आपका, और मैं आना चाहता था, व्यस्तताएं बहुत थी और इसलिए नहीं भी आना चाहता था, लेकिन पंकज और मेरे एक छात्र जो मुझे बाद में मालूम पड़ा कि यहाँ अध्यापक थे, अमरेंद्र त्रिपाठी का आग्रह टालना मेरे लिए संभव नहीं हुआ और इस तरह मुझे आपसे बात करने का अवसर मिला है। पंकज जी, कितना समय है मेरे पास? थोड़ा समय सर, बातचीत शुरू करने के पहले मैं एक दो बातें कहना चाहता हूँ और आशा है कि आप लोग और सेमिनार के आयोजक पंकज उसको अन्यथा नहीं लेंगे। किसी यूनिवर्सिटी में छात्रों को किसी इंटरडिसिप्लिनरी सेमिनार में शामिल होने के लिए धन्यवाद कहना पड़े, ये मेरे लिए थोड़ी अटपटी बात। मैं शायद उम्र मेरी वो चली, जब वक्त बदल गया, ज्ञान का अधिक प्रामाणिक स्रोत फेसबुक और व्हाट्सएप हो गया है, इसलिए शायद धन्यवाद देने की नौबत आए। लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी में और खास करके सागर जैसी यूनिवर्सिटी में इस बात के लिए धन्यवाद देना पड़े कि मुझे या अनंत किशोर आचार्य को या टेक्निकल सत्रों को सुनने के लिए सब तमाम विभागों के लड़के लड़कियां आए, तो पंकज जी और भाई चौथा साहब क्षमा करेंगे, ये यूनिवर्सिटी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा लक्षण नहीं। मेरी बहुत सारी ख्याति यहाँ कही गई, वो सब अपनी जगह, लेकिन मेरी थोड़ी सी एक कुख्याति है, और वो कुख्याति ये है कि मैं कई बार कड़वे बोल भी बोलता हूँ, और आगे जो कुछ कहना है मुझे लगा कि पहले शुरुआत इसी से करूँ, ताकि अगर आप में से किसी की भावना आहत होनी हो तो वो शुरू में ही बोले और अगले 15-20 मिनट में 30 मिनट में वो आहत भावना स्वस्थ हो जाए। तो अगर आपकी भावना इस बात से आहत हुई हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सचमुच मुझे पता लगा कि एक यूनिवर्सिटी में आप इस बात के लिए स्टूडेंट्स को धन्यवाद कहें कि वो एक सेमिनार सुनने के लिए या एक कार्यक्रम सुनने के लिए छुट्टी का दिन होने के बावजूद पधारे। रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी में छुट्टी कभी नहीं, और सागर जैसी यूनिवर्सिटी, मैं ये बात बार बार कहता हूँ, पिछले महीने में आपके नगर में था, यूनिवर्सिटी में नहीं, यूनिवर्सिटी के बाहर एक कार्यक्रम में, यहाँ एक जो व्याख्यान माला होती है उसके लिए मैं आया हुआ था। वहाँ भी मैंने ये कहा था, देखिए सागर, PHU, जामिया, JNU, ये केवल यूनिवर्सिटी नहीं, ये सपने। सागर में जब हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी स्थापित कर रहे थे तो वो केवल इमारतें नहीं बना रहे थे, वो एक संस्कृति बना रहे थे। वो हमारे स्वाधीनता आंदोलन की संस्कृति का रेखांकन कर रहे हैं। हमारा स्वाधीनता आंदोलन केवल राजनीतिक स्वाधीनता का आंदोलन नहीं था, और अगर ऐसा ही होता तो दुनिया भर के लोग आज तक गांधी और नेहरू से प्रेरणा न ले रहे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन सांस्कृतिक और नैतिक पुनर्निर्माण का आंदोलन, और उसमें ऐसे लोगों का भी योगदान हम कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करते हैं, हमें करना चाहिए, जिन्होंने सीधे सीधे राजनीति में हिस्सा भले ही ना लिया हो, लेकिन सागर जैसी यूनिवर्सिटी बना करके उस सांस्कृतिक पुनर्जागरण में योगदान किया। और इसलिए सबसे पहले मैं डॉक्टर हरि सिंह गौड़ की स्मृति को प्रणाम करता हूँ, उनके जैसे तमाम लोगों की स्मृति को प्रणाम करता हूँ, और अपने आप से ये सवाल मैं बार बार पूछता हूँ, और नई पीढ़ी से चाहता हूँ कि वो ये सवाल अपने आप से बार बार पूछे कि इन लोगों के सपनों को हमने पूरा किया या दुस्वप्नों में बना।
हमने उनके ड्रीम्स को एक्चुअलाइज किया या हमने उनके ड्रीम्स को नाइटमेयर्स में बदल दिया? ये सवाल है जो हमें अपने आप से लगातार पूछते रहना चाहिए, व्यक्ति के तौर पर भी, संस्कृति के तौर पर भी, और एक समुदाय के तौर पर भी, राष्ट्र के तौर पर। मित्रों, एक पुस्तक की चर्चा अभी प्रोफेसर श्रीवास्तव ने की, मजबूती का नाम महात्मा गांधी। ये असल में एक व्याख्यान है जो अनुपम जी के आग्रह पर, अनुपम मिश्र के आग्रह पर गांधी शांति प्रतिष्ठान में मैंने 2005 में दिया था। अनुपम जी को और दीगर मित्रों को व्याख्यान इतना अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत ही सुंदर पुस्तिका के रूप में उसको छाप दिया, और भी बहुत से लोगों ने उस व्याख्यान को छापा, कई भाषाओं में उसके अनुवाद हो गए, और अब एक प्रकाशक उसको अंग्रेजी में छापने जा रहे हैं। मैं सचमुच चाहता हूं कि आप लोग वो व्याख्यान पढ़ें, क्योंकि जैसा कि उस व्याख्यान में भी मैंने कहा था कि बहुत सारे लोगों की तरह मैं भी बहुत लंबे अरसे तक ये मानता था कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ये कहावत मेरी पीढ़ी में प्रचलित थी और शायद आज भी प्रचलित है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तुलसीदास जी की चौपाई याद आती है कि तब रहो आते ही अचेत, जब बहुत अचेत अवस्था होती है तब ऐसी बातें सोचती हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। जब थोड़ा चेत प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, तो आपको कहना पड़ता है, और यही उस व्याख्यान में मैंने कहने का प्रयत्न किया था कि मजबूती का नाम महात्मा गांधी। उस व्याख्यान को यह याद करने का एक और कारण है, वो व्याख्यान गांधी जी की अहिंसा अवधारणा पर केंद्रित था, और उस व्याख्यान में मैंने कहा भी था कि गांधी जी की जो दूसरी केंद्रीय अवधारणा है सत्य, उस पर बात करने का अवसर इस व्याख्यान में नहीं है, समय की सीमा है। मैं आभारी हूँ पंकज जी का और आप सब लोगों का, आयोजकों का, विभाग का, प्रोफेसर अहिरवार का और श्रीवास्तव जी का और सभी साथियों का, कि उस व्याख्यान का अगला कदम लेने का अवसर आपने मुझे दिया। आज ये बात शुरू करने के पहले मैं इस पर फिर लौटूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं महाभारत का एक श्लोक याद करता हूं, और व्याख्यान का अंत होते होते शायद उसको दोहराने की जरूरत ना पड़े, पड़ी तो दोहराओ। वो श्लोक महाभारत के संपादित संस्करण में विदुर नीति का हिस्सा है। जब धृतराष्ट्र को विदुर समझाते हैं तब वो श्लोक आता है। महाभारत का जो उत्तर भारतीय दक्षिणात्य पाठ जो है, जिसमें माना जाता है कि थोड़ा ज्यादा विस्तार है, उसमें वो श्लोक विदुर नीति के साथ साथ एक अधिक मार्मिक प्रसंग में भी आता है। विदुर नीति में वो केवल उपदेश के तौर पर आता है, लेकिन जिस प्रसंग की मैं चर्चा करना चाहता हूँ उसमें वो श्लोक केवल एक उपदेश के रूप में नहीं, बल्कि एक बहुत मार्मिक नैतिक स्थिति के रेखांकन, एक बहुत मार्मिक नैतिक प्रश्न के रूप में आता है, और वो स्थिति है द्रौपदी के चीरहरण की स्थिति। हम सब वो कहानी जानते हैं। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत के सबसे व्यथापूर्ण, मार्मिक और केंद्रीय प्रसंगों में से एक है। और महाभारत का द्रौपदी का जो विलाप है, द्रौपदी के जो सवाल है, द्रौपदी जो बार बार पूछ रही है कि जो हो रहा है क्या वो धर्म के अनुकूल है, मेरे साथ जो किया जा रहा है भरी सभा में, क्या वो सचमुच धर्म के अनुकूल है? मैं सचमुच धर्म जीता हूं क्या? मुझे दांव पर लगाने का अधिकार मेरे पति को था? इन सब सवालों के बीच में उस लोग द्रौपदी के मुंह से महाभारत का कहलवाते हैं, जो मैं आपके सामने रखता हूं। साना सभा यत्र न संति वृद्धा, वो सभा सभा कहलाने योग्य नहीं है जहां वृद्ध ना हो, बुजुर्ग ना हो। न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्म, और वे बुजुर्ग बुजुर्ग नहीं है जो धर्म की बात ना सौ धर्मो यत्र न सत्यम अस्ति, और जिस धर्म में सत्य ना हो, जो सत्य पर आधारित ना हो, वो धर्म धर्म कहलाने योग्य। और हमारे विषय के लिए सबसे महत्वपूर्ण और प्रासंगिक बात श्लोक के अंतिम चरण में है, ना तत् सत्यम यत् छलेन अनुवृत्तम, और वो सत्य सत्य नहीं है जिसमें छल की मिलावट, जो छल से बिखा हो। इस श्लोक को याद रखिएगा मित्रों। अब मैं अपनी बात शुरू करता हूं। सत्यातीत समय में सत्य, सत्यातीत मैंने अनुवाद किया है पोस्ट ट्रुथ का। आप लोग जानते हैं कि 2016 असल में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी हर साल एक वर्ड ऑफ द ईयर का वो करती है, जो साल के लिए सबसे महत्वपूर्ण शब्द उनको लगता है, सबसे ज्यादा प्रचलित,
या सांस्कृतिक रूप से सबसे ज्यादा संकेतपूर्ण। तो 2016 के लिए ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने पोस्ट ट्रुथ को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। पोस्ट ट्रुथ, और यह पोस्ट ट्रुथ का वो अर्थ नहीं है जो दार्शनिक रूप से निकाला जा सकता है कि भाई सत्य के परे या सत्य का हमें ज्ञान नहीं है। यहाँ पोस्ट ट्रुथ का अर्थ है कि सत्य प्रासंगिक, सत्य का कोई मतलब नहीं। इस अर्थ में पोस्ट ट्रुथ शब्द का प्रयोग ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार बहुत हुआ, या ऐसी स्थितियां बनी, और इसलिए इन्होंने, एडिटर्स ने इस शब्द को 2016 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। और अपने फैसले को एक्सप्लेन करते हुए उन लोगों ने कहा, परिभाषा की उस शब्द की कि पोस्ट ट्रुथ से उनका आशय क्या है। उन्होंने कहा कि ये शब्द उन स्थितियों की ओर संकेत करने वाला शब्द है जिनमें कि जनमत का निर्माण करने में वस्तुनिष्ठ तथ्यों की बजाय भावनाओं और व्यक्तिगत विश्वासों का अधिक योगदान है। जहां किसी बात का फैसला लेने के क्रम में आप तथ्यों और तर्क की बजाय अपने बने हुए विश्वासों और भावनाओं का सहारा अधिक लेने लगे, तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार वो स्थिति पोस्ट ट्रुथ की स्थिति। क्योंकि ट्रुथ केवल भावना नहीं, ट्रुथ में भावना होती है और भावनाएं बहुत सच्ची होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ट्रुथ केवल भावनाओं से नहीं, सत्य केवल भावनाओं से नहीं। दुर्योधन के मन में क्रोध था, क्रोध भी एक भावना है, सच्ची भावना, लेकिन क्या वो क्रोध सत्य था कि द्रौपदी के साथ होने वाले व्यवहार को जायज ठहराया जा सके? इसलिए जनमत के निर्माण में जब वस्तुनिष्ठ तथ्यों के बजाय भावनाओं और विश्वासों का प्रभाव ज्यादा पड़ने लगे, तो दैट इज अ पोस्ट ट्रुथ कंडीशन। और उस डिक्शनरी के एडिटर्स ने आगे कहा कि हमें कोई ताज्जुब नहीं होगा अगर ये आगे चल करके सबसे ज्यादा डिफाइनिंग वर्ड हमारे समय का बन जाए। केवल 2016 का नहीं, बल्कि आगे आने वाले कुछ वर्षों का भी डिफाइनिंग वर्ड ये बन जाए। और इसका कारण उन्होंने कहा कि ये है कि पिछले कुछ वर्षों में, खासकर 2016 में, सामाजिक और राजनीतिक विमर्श बहुत चार्ज है, अजीब तरह की उत्तेजना का माहौल है, और हम अपने समाज में भी देखते हैं। और इस उत्तेजना के माहौल में एडिटर्स ने बिल्कुल सही नोट किया कि सोशल मीडिया का बहुत अधिक, फेसबुक, व्हाट्सएप और वॉट एवर इट इज, उन्होंने कहा कि एक ऐसी स्थिति बन गई है कि लोग इन माध्यमों से कही जा रही बातों पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं, उन्हें तुरंत सच मान लेते हैं, और सोचने विचारने का समय ही आपके पास नहीं बचा, आपके पास एकांत नहीं बचा, आपके पास धीरज नहीं बचा, आपके पास कुछ अप्रिय चीजों को इग्नोर करने की, उनकी उपेक्षा कर देने की सामर्थ्य या उदारता नहीं बचा। You have to react to everything the moment you come to know about it. सही नोट किया एडिटर्स ने कि इस स्थिति में सोशल मीडिया के विस्तार का बहुत बड़ा योगदान। और सोशल मीडिया से जुड़ी हुई एक बात हम ध्यान रखें, सारी स्वतंत्रता में सोशल मीडिया का बहुत प्रबल समर्थक हूँ, स्वयं भी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहता हूँ, लेकिन ये ना भूलें कि सोशल मीडिया से मिलने वाली स्वतंत्रता राज्य सत्ताओं से स्वतंत्रता तो है, भारत की हो या अमेरिका की हो, किसी देश की हो, उस राज्य सत्ता से और उसके जो मीडिया हैं, टेलीविजन, अखबार या जो भी हैं, उनसे स्वतंत्रता तो है, लेकिन वो स्वतंत्रता दो चीजों की तरफ ले जाती है जो चिंताजनक है। एक तो ये कि किसी तरह की कोई छलनी, कोई विवेक बाकी नहीं बचा है। इसलिए आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, आप देखें अगर फेसबुक पर देखें, हिंदी कविता का ये स्वर्ण काल, जिसके पास भी फेसबुक अकाउंट है वो कवि। मैं जब नौजवान था और कविता करता था, अभी भी करता हूँ, लेकिन तब कवि के रूप में स्वीकृति के लिए जरूरी था कि कम से कम कोई ढंग की पत्रिका मेरी कविताएं छापे। आज ना छापे क्या फर्क पड़ता है?
अपने फेसबुक पेज पर लगा दूंगा। और अगर मेरी कविता की कोई तारीफ नहीं करेगा तो मैं वो एक अलग हिस्सा है जिस पर मैं आऊँगा, मैं शुरू हो जाऊँगा कि आप मेरी कविता की तारीफ इसलिए नहीं कर रहे कि मैं फला जात का हूँ, आप फला जात के, या मैं फला मजहब का हूँ, आप फला मजहब के। तो ये जो स्वतंत्रता है इसकी फिल्म सही है। दूसरी और ज्यादा गंभीर बात ये, आपने कभी कल्पना की है कि एकाएक चक्रवर्ती ये तय कर लें कि फेसबुक बंद कर दें, क्या हालत होगी? या एकाएक चक्रवर्ती तय करें कि सारे का सारा फेसबुक एक खास पैटर्न पर चलेगा और एक खास तरह के खाते सबके सब हम सीज कर देंगे, या गूगल। यानी हमारे ज्ञान और अनुसंधान का स्रोत अगर हम इन चीजों तक सीमित कर दें तो हम राज्य सत्ताओं से तो मुक्त हुए, लेकिन हम एक दूसरी तरह की सत्ता पर बुरी तरह निर्भर कर लेंगे। और इस खतरे की ओर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का संपादक मंडल बिल्कुल सही संकेत करता है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पोस्ट ट्रुथ ये शब्द अपने आप में नया नहीं है। इसका उपयोग सबसे पहले लोगों ने खोज करके निकाला कि 1992 में एक सर्बियन अमेरिकन प्लेराइट हैं स्टीव तीश, उन्होंने किया था। और संदर्भ था, आप लोग इतिहास के विद्यार्थी हैं, आपको याद होगा 1985-87 का ईरान कंट्रा स्कैंडल, जिसमें ईरान की प्रेसिडेंसी जाते जाते बची कि आपने ईरान पर प्रतिबंध लगा रखे हैं, लेकिन अपने सैनिकों को छुड़ाने के लिए आप ईरान को हथियार बेचने की इजाजत दे रहे हैं, और वो पैसा जो आएगा हथियारों की कॉरपोरेशन के पास, उससे सेंडानिस्टा के विरोधियों को वहाँ पैसा दिया जाएगा निकारागुआ में। 1985 से 87 तक अमेरिकन विदेश नीति उस स्कैंडल से परिभाषित होती गई। और उस प्रसंग में स्टीव तीश ने लिखा था कि ये पोस्ट ट्रुथ का समय आ गया है, जबकि अमेरिकन प्रेसिडेंट कुछ भी कह सकता है और कोई जवाब नहीं उसकी, कुछ भी कहा जा सकता है, कोई जवाब नहीं बाकी नहीं बची है प्रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशन। मित्रों, मैंने जैसा आपसे भी कहा, पोस्ट ट्रुथ शब्द भले ही नया हो, सत्ता की सर्वग्रासिता और जिसके प्रति गांधी बेहद सेंसिटिव थे, जब सारी दुनिया सोवियत संघ की तारीफें कर रही थी, जब सारी दुनिया सोवियत परिवर्तन के प्रति बहुत उत्साहित थी, बर्ट्रैंड रसेल से लेकर रविंद्रनाथ ठाकुर तक, तब गांधी ने कहा था रोमारोला से, आई ऑब्जर्व द सोवियत एक्सपेरिमेंट विद अ फंडामेंटल डिस्ट्रस्ट। पूछा कि क्यों? बिकॉज आई फील अनईजी विद द स्टेट बिकमिंग सो पावरफुल। गांधी ने कहा। तो गांधी जानते थे कि सत्ता का चरित्र क्या होता है, और गांधी बात कर रहे थे राज्य सत्ता के प्रसंग में। आज हम लोग उस समय में हैं जबकि राज सत्ता जितनी ही महत्वपूर्ण सूचना भी सत्ता है, और उस पर भी एकाधिकार है कुछ लोगों का, कुछ कॉर्पोरेशन का। ये जो सत्ता की सर्वव्याप्ति है, इसकी कल्पना साहित्य में की गई है। हम पोस्ट ट्रुथ की बात आज करते हैं, लेकिन स्थितियां कैसी हो सकती हैं इसकी कल्पना करके कुछ बहुत महत्वपूर्ण और भयावह उपन्यास लिखे गए। 1948 में जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था 1984, जो एक कम्युनिस्ट टोटलिटेरियनिज्म की कल्पना थी, एक डिस्टोपिया था कि ऐसा समाज बनने जा रहा है। और उसमें जो ओसेनिया की सरकार है, एक काल्पनिक देश ओसेनिया, और वहाँ राज्य है बिग ब्रदर का, इनफैक्ट पार्टी का, इनर पार्टी उसका नाम है, इनर पार्टी का राज है, और उसके करता धरता बिग ब्रदर है जो किसी को देखते नहीं। पूरे उपन्यास में बिग ब्रदर का कहीं होता पता नहीं है, लेकिन बिग ब्रदर इज ऑलवेज वॉचिंग। आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा, खासकर नौजवानों से, अगर वो उपन्यास ना पढ़ा हो तो जरूर पढ़ें, और इस बात पर गौर करें कि उस सरकार के मंत्रालयों में से एक मंत्रालय का नाम था मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ, जो सत्य का उत्पादन करती है और ये तय करती थी कि कौन सा सत्य सत्य है और कौन सा सत्य सत्य नहीं। इसका फैसला राज्य सत्ता द्वारा अपने हितों के अनुरूप किया जा सकता। तो 1984 वाज अ डिस्टोपिया ऑफ कम्युनिज्म। उसके कुछ वर्ष बाद एल्डोस हक्सले ने एक उपन्यास लिखा, द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, एंड इट्स अ डिस्टोपिया ऑफ द कैपिटलिस्ट।
एडवर्ड सक्सले की ब्रेव न्यू वर्ल्ड वो है जिसमें आज हम वर्चुअली जी रहे हैं। हर तरह की सुख सुविधा, बल्कि सुख सुविधाओं का आधिक्य, हर मतलब हद को पहुंचा हुआ कंज्यूमरिज्म। और एडवर्ड सक्सले ने उसमें एक अद्भुत कल्पना की है कि ब्रेव न्यू वर्ल्ड के हर नागरिक को सुबह शाम सोमा की डोज लेनी होगी। सोमा शब्द उन्होंने देश से लिया था। हम जानते हैं कि सोमरस आर्यों का प्रिय पेय था, तो एडवर्ड सक्सले ने वो शब्द वहीं से लिया था। उन्होंने कहा कि सबको सुबह शाम सोमा पीना होता है, और सोमा पीने से होता ही है कि उनकी बुद्धि ठीक है। ऊटपटांग सवाल उनके मन में नहीं। They do not raise stupid questions। इसीलिए मैंने ये टिप्पणी की थी शुरू में ही कि किसी यूनिवर्सिटी में छात्रों को इस बात के लिए धन्यवाद देना पड़े कि वो आकर के सुनते हैं और सवालों को सुनते हैं और खुद सवाल करना सीखते हैं। ये यूनिवर्सिटी की सेहत के लिए अच्छी बात है, क्योंकि यूनिवर्सिटी स्किल डेवलपमेंट सेंटर नहीं है। यूनिवर्सिटी क्रिटिकल फैकल्टी डेवलप करने के लिए कल्पना की गई है। यूनिवर्सिटी की दुनिया भर में तक्षशिला से लेके आज तक, नालंदा से लेके आज तक, प्रसंगवश ये बताता चलूं कि नालंदा में एडमिशन टेस्ट का तरीका वही था जो आजकल है, लेकिन वो काफी कड़ा एडमिशन टेस्ट होता था, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट नहीं होता। कहा जाता है कि आचार्य पे एक महापंडित, वो द्वार पर एक महापंडित विराजमान रहते थे नालंदा। और जैसे कि आप आए और कहें कि साहब मैं श्याम देश से आया हूँ, मैं चीन से आया हूँ, या मैं फला जगह से आया हूँ और इस विश्वविद्यालय में अध्ययन करना चाहता हूँ, तो आचार्य कहते थे पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो तब अंदर जाना, और अगर आप उनके प्रश्नों का उत्तर ना दे पाए तो जाइए वापस। So the idea of university is about the idea of exploration of mystery of life and mystery of existence. It's about asking new questions, uncomfortable questions. Anyway, तो एक वो डिस्टोपिया है। एक डिस्टोपिया अभी 3-4 साल पहले अमेरिकन लेखक हैं डेव इगर्स, उन्होंने लिखा है द सर्कल, और वो डिस्टोपिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिस्टोपिया। किस तरह आपकी एक एक चीज पर किसी ना किसी की निगाह है, किस तरह आपका हर एकांत का पल एक तरह से 1000 लोगों से जुड़ा हुआ है। नहीं जुड़ा हुआ है तो आप खुद बेचैन होने लगते हैं। हम ट्विटर पे लिखते हैं कि हवाई जहाज का इंतजार कर रहा हूं 2 घंटे लेट, चलिए वो फिर भी समझ में आता है। पत्नी बीमार है, बाहर इंतजार कर रहा हूं उसका, मेरा पेट खराब है, 2 दिन से ठीक से खाया नहीं। We just have no sense of differentiation between private and public. Everything is becoming public. और इसीलिए हर बार मुझे ये कहना पड़ता है, पिछले कई वर्षों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और यहाँ भी कहता हूँ कि मैं जानता हूँ कि सब रिकॉर्ड हो रहा है, हो सकता है कि सब लाइव भी हो रहा हो फेसबुक पर, भगवान जाने आप में से ना हो, दिल्ली में बैठे, बनारस में बैठे किसी व्यक्ति की भावना आहत हो जाए और विमानतल पर मेरे स्वागत के लिए प्रस्तुत हो आहत भावना। ये डिस्टोपिया क्रिएट किया है अभी आए हुए उपन्यास। और मैं फिर निवेदन करूँगा नौजवान दोस्तों से, आजकल किताबें खरीदने के लिए उतना तरद्दुत करने की जरूरत नहीं है कि आप दिल्ली जाकर खरीदें। अमेज़न जिंदाबाद, ऑर्डर कीजिए और सागर में बैठ के पढ़िए, लाइब्रेरी बंद कर देंगे। इसी क्रम में मैं उल्लेख ये भी करना चाहता हूँ कि मैंने खुद एक डिस्टोपिया नावल लिखा, नाकोहस। अभी साल भर पहले वो छपा और अच्छा है कि इस सबके बावजूद लोगों को अच्छा लगा, काफी लोकप्रिय हुआ, अनुवाद भी उसका आने जा रहा है अंग्रेजी में। और नाकोहस एक एक्रोनिम है, एक संक्षिप्त रूप है एक शब्द का या शब्दों के समूह का। ये अंग्रेजी, हिंदी, फारसी किसी भाषा में आपको नहीं मिलेगा शब्द, क्योंकि मैंने कहा है। और नाकोहस एक्रोनिम है नेशनल कमीशन ऑफ हर्ट सेंटिमेंट्स, आहत भावनाओं का राष्ट्रीय आयोग। तो उस उपन्यास में मैंने कल्पना की है कि ऐसा आयोग बन चुका है और फिर वो जो आहत भावनाएं करते घूमते रहते हैं उनका उपचार करता है। ये जो डर है, ये जो भय है, ये सब दुर्भाग्य से धीरे धीरे सच्चाई में बदल रहा है। और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस तथाकथित सत्यातीत समय में सत्य की अवधारणा पर विचार करें, उसके विकास पर विचार करें। एक सवाल मैं आपके सामने केवल रख देता हूं, उसका मैं उत्तर आज के व्याख्यान में नहीं दूंगा, केवल कुछ संकेत मैं आपसे करना चाहता हूं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर ऐसा हो ही जाए तो क्या है।
1984 बन ही जाए, बिग ब्रदर हो ही जाए तो क्या, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ बन जाए, नापोहस बन ही जाए सचमुच तो क्या क्या फर्क पड़ता है। अगर हम सचमुच पोस्ट ट्रुथ समय में जीने लगे तो इस पर सोचिएगा, खासकर नौजवान इस पर सोचे, कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अगर स्थिति हो कि सत्य का निर्धारण सत्ता करे तो स्थिति वो होगी। एक उदाहरण से अपनी बात यहाँ इस बात को छोड़ दूंगा। आप सब जानते हैं चेयरमैन माओ के बारे में और उनकी चौथी पत्नी चियांग चेंग और उनके साथियों के बारे में, जिसे बाद में गैंग ऑफ फोर कहा गया। माओ का जब निधन हुआ तो ये लोग बहुत पावरफुल थे। तो माओ के निधन की उस समय जो तस्वीरें चीनी मीडिया ने जारी की उसमें माओ के शव के सिरहाने ये चारों लोग खड़े हुए, चियांग चेंग और उनके बाकी 3 साथी जिनका नाम मैं तक भूल गया। क्योंकि जब वहां सत्ता पलट हुआ और इनके विरोधी लोग सत्ता में आए, डेंग सियाओपिंग के अनुयायी सत्ता में आए, तो ये लोग इतिहास से गायब। वो तस्वीर अगले साल दोबारा जारी की गई माओ के निधन की वर्षगांठ पर, और तब उस तस्वीर में उन 4 मनुष्यों की जगह 4 गमले खड़े। They were simply erased from history. They were simply erased from memory because the political power at that moment did not want them. तो अगर ये हमें अटपटा नहीं लगता कि हमारी व्यक्तिगत और सामूहिक स्मृतियों का फैसला एक राज सत्ता करे तो फिर पोस्ट ट्रुथ समाज में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये अटपटा लगता है तो दिक्कत है, और दिक्कत इसलिए भी है कि सत्य, एक बात हम साफ तौर से समझते हैं, अमूर्त या परम सत्य की अवधारणा एक है और कोई ये दावा नहीं कर सकता कि उसने वो अमूर्त और परम सत्य प्राप्त कर दी है। दुनिया की सभी दार्शनिक परंपराएं अंततः इस बात को स्वीकार करती हैं कि एब्सोल्यूट ट्रुथ का एक्चुअल रियलाइजेशन कर लेने का कोई दावा नहीं कर सकता। जैन परंपरा में माना जाता है, जैन परंपरा का अनेकांतवाद हम सब जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध है। सप्तनय सिद्धांत, स्याद् अस्ति स्याद् नास्ति, स्याद् अस्ति नास्तिश्च, वो सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है सत्य की सापेक्षता की। जैन परंपरा मानती है कि केवल तीर्थंकरों को सत्य का पूर्ण ज्ञान होता है, और जाहिर है कि हर आदमी तीर्थंकर नहीं। बोधिसत्व से होते होते जब आप बुद्ध बनते हैं तो आपको सत्य का पूर्ण ज्ञान होता है। जब विभिन्न अवतारों से गुजरते हुए आप कृष्ण के पूर्ण अवतार में परिणत होते हैं तब संभवतः आपको सत्य का पूर्ण ज्ञान होता है। बाकी सामान्य मनुष्य हो, देवता हो, कोई हो, पूर्ण सत्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर चुकने का दावा कोई नहीं कर सकता। अब ऐसी स्थिति में मेरे और आपके सत्य के बीच में अगर कन्फ्रंटेशन हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, तो आप क्या करेंगे? मैं ये बात कह रहा हूं, मान लीजिए मैंने युद्ध धर्म अभी दिया कि महाभारत में है, आप में से कोई ये कहे कि नहीं पुरुषोत्तम जी आपने गलत उदाहरण दिया है, ये उदाहरण महाभारत से नहीं, ये श्लोक महाभारत में नहीं है, तो फैसला कैसे होगा? महाभारत की कोई कॉपी मंगाई जाएगी, उसमें वो श्लोक है, आप कह सकते हैं कि कॉपी प्रक्षिप्त है, फलाना प्रामाणिक संस्करण मंगवाई है, हो सकता है उसमें ना हो, तो मैं पलट के कहूंगा कि ये जो प्रामाणिक संस्करण है इसकी पांडुलिपि ही गड़बड़ थी, जो पांडुलिपि मैंने देखी है उसमें है। और इस तरह ये बहस अनंत काल तक चलती रह सकती है। हम लोग एकेडमिक लोग हैं, ऐसी बहसें हम करते रहते हैं और इसी में हमारे होने की सार्थकता। पोस्ट ट्रुथ की स्थिति में ये होगा कि अगर मेरे पास सत्ता है तो ये श्लोक महाभारत में है और आपके पास है तो नहीं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अगर ऐसा समाज हम बनाना चाहते हैं और स्वीकार करना चाहते हैं तो कोई फर्क नहीं करता कि हम पोस्ट ट्रुथ में रह रहे हैं आफ्टर ट्रुथ। लेकिन अगर हम सचमुच एक मानवीय समाज में रहना चाहते हैं तो जिसको ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के संपादक लोग पोस्ट ट्रुथ की स्थिति कहते हैं, वो सारी मानवता के लिए बेहद चिंता की स्थिति। मित्रों, पोस्ट ट्रुथ शब्द एकाएक नहीं पैदा होता है, इसकी एक परंपरा है यूरोप के इतिहास में। हम लोग जानते हैं कि यूरोप के इतिहास में जिसको प्रबोधन का या एनलाइटनमेंट का युग कहा जाता है, 17वीं 18वीं सदी, उस समय ज्ञान की प्रक्रिया चर्च के प्रभाव से मुक्त होकर के एक तरह की स्वायत्तता प्राप्त। और प्रामाणिकता का आधार ये नहीं बनता कि बाइबल में क्या लिखा है या पोप क्या कह रहे हैं, बल्कि प्रामाणिकता का आधार ये बनता है कि आपका अनुभव क्या कह रहा है, आपके प्रयोग क्या कह रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं, वो एक बहुत मशहूर किस्सा यूरोप के इतिहास में गैलीलियो से जोड़ के वो किस्सा सुनाया जाता है कि किसी ने कहा
कि जब बहस हो रही थी तो एक पादरी ने कहा कि घोड़े के मुंह में 40 दांत होते हैं। तो गैलीलियो ने कहा कि भाई साहब शायद ऐसा नहीं है, जरा गिन के देख लिया जाए, हो सकता है आपकी गणना गलत हो। उन्हें गिन के देखने की कोई जरूरत नहीं है, वो हेरेटिक लोग करते हैं, धर्म विरोधी लोग करते हैं। चर्च फादर्स ये बता रहे हैं कि 40 दांत। तो घोड़ा सामने हो तब भी आप गिन के देखने की कोशिश करें। एनलाइटनमेंट यूरोप के इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो दिव्य प्रमाण पर आधारित एपिस्टेमोलॉजी के स्थान पर अनुभव और प्रयोग पर आधारित एपिस्टेमोलॉजी या ज्ञान मीमांसा को स्थापित करता है। उसी के साथ आधुनिकता जुड़ी हुई है। ये बहुत लंबा विषय है, लेकिन मैं इसके जो हमारे विषय के लिए तुरंत रिलेवेंट चीजें उन्हीं पर आऊंगा जल्दी से। 1968 में, उसके पहले भी यूरोप में जिसको हम आधुनिकता कहते हैं उसको लेकर के बहुत से लोगों के मन में संदेह पैदा हो गए। खास करके मैक्स वेबर ने आधुनिकता को या रैशनलिज्म को, आधुनिकता नहीं रैशनलिज्म को जिस तरह डिफाइन किया, उन्होंने कहा कि रैशनलिज्म यानी अपने हित का बोध, सामूहिक हित का बोध और उसके साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिवनेस का एनालिसिस। इस तरह मॉडर्न मैन रैशनल है। लोगों ने ये कहा और किसी हद तक सही कहा कि मॉडर्निटी की इस समझ के कारण यूरोप में भयानक हिंसाएं, भयानक अमानवीय स्थितियां उत्पन्न हुई। मॉडर्निटी के कुछ आलोचकों ने यहां तक कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर असल में मॉडर्निटी की स्वाभाविक परिणति, क्योंकि उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप जो भी लक्ष्य आपका है उसे कितने कॉस्ट इफेक्टिव ढंग से अचीव कर सकते। लोगों ने कहा कि चाहे नाजीवाद हो चाहे साम्यवाद हो, ये दोनों ही तरह की टोटलिटेरियन आइडियोलॉजीज एक तरह से यूरोपियन मॉडर्निटी की स्वाभाविक परिणति। 1968 तक आते आते स्थिति ये बनी कि बहुत सारे लोग समूची आधुनिकता मात्र को संदिग्ध मानने लगे। खास करके आधुनिकता की जो ज्ञान मीमांसा थी, जो रैशनलिज्म था, बुद्धि विवेकवाद था, उस पर बहुत गहरे संदेह यूरोप में लोगों को होने लगे। आप जानते हैं 1968 का छात्र आंदोलन, विख्यात पेरिस का छात्र आंदोलन, जिसके बाद यूरोप में एक तरह से जो वामपंथी इंटेलेक्चुअल थे उन्होंने सारी स्थिति पर पुनर्विचार किया और बहुत सारे वामपंथी जो हैं वो धीरे धीरे अपने आप को पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट या पोस्ट मॉडर्निस्ट खेमों के साथ जोड़ने लगे और एक अलग तरह की ज्ञान मीमांसा उत्पन्न हुई। 18वीं-19वीं सदी की जो ज्ञान मीमांसा थी यूरोप में, उसमें बाकी सब चीजें विवाद कितने भी हो, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ होता है, इस पर सहमत, और उस ऑब्जेक्टिव ट्रुथ को रैशनल डिस्कोर्स के जरिए हासिल किया जा सकता है, इस पर सहमत। मैं दूसरी परंपराओं की चर्चा थोड़ी देर में करूंगा, अभी फिलहाल मैं केवल यूरोप के संदर्भ में बात कर रहा हूं। आधुनिकता के पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट और पोस्ट मॉडर्निस्ट आलोचकों का कहना यह था कि ऑब्जेक्टिव ट्रुथ अपने आप में एक है, कोई ऑब्जेक्टिव ट्रुथ। अभी जब पंकज रिपोर्ट कर रहे थे तो एक पर्चे के बारे में सुनते हुए मुझे लगा कि संभवतः उसमें यही स्थापना रही होगी कि सत्य जो है वो सत्ता पर निर्भर करता है। पावर नॉलेज, पावर स्ट्रोक नॉलेज बड़ी प्रसिद्ध धारणा है फूको की, और फूको तरह तरह के लोगों के बीच में बहुत लोकप्रिय है। इस सब मुझे भी बहुत विचारोत्तेजक लगते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा समस्या पूर्ण है। तो ऑब्जेक्टिव ट्रुथ कुछ होता नहीं। नॉलेज पावर से उत्पन्न होती है और पावर नॉलेज से उत्पन्न होती है। इसलिए आपका सच क्या है ये इस पर निर्भर करता है कि पावर स्ट्रक्चर में आपकी स्थिति है, और इसलिए अगर आपको बने हुए पावर स्ट्रक्चर को तोड़ना है तो फिर आपको अपना नया सत्य गढ़ना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ट्रुथ कुछ नहीं होता, सत्य पावर स्ट्रगल के तहत गढ़ा जा सकता है। और इसीलिए आप जानते हैं, अगर आप में से किसी ने उत्तर आधुनिकता का अध्ययन किया हो तो एक बहुत प्रसिद्ध कथन उन लोगों का है कि देयर आर नो फैक्ट्स, देयर आर ओनली कंस्ट्रक्ट्स। केवल रचनाएं होती हैं, तथ्य कुछ नहीं होते। आप तथ्य को अपने ढंग से कुछ तो भी कर देते हैं, और इसीलिए कहा जाता है, आप लोग इतिहास के विद्यार्थी हैं, इस पर आपने जरूर गौर किया होगा, उत्तर आधुनिक लोगों की एक मान्यता ये भी है कि इतिहास जैसी कोई चीज नहीं होती, एवरीथिंग इज अ फिक्शन। इतिहास इज अ फिक्शन, इट्स अ फिक्शनल नैरेटिव। आपका फिक्शन, मेरा फिक्शन। सवाल ये है कि अगर ये मान भी लिया जाए तो कौन सा फिक्शनल नैरेटिव अधिक प्रामाणिक है और अधिक महत्वपूर्ण है, ये तय कैसे करें।
अगर मान लीजिए विवाद के दो पक्ष हैं, तो दूसरे पक्ष को भी अगर आप कन्विंस करना चाहते हैं तो किसी ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड को अपील करेंगे या नहीं करेंगे? आप मेरे सत्य को चैलेंज कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि ठीक है, आप अपना सत्य अपने पास रखिए और मैं अपना सत्य अपने पास रखूंगा। तो आप मेरे सत्य को हिंसा से बदलना चाहेंगे, मैं आपके सत्य को हिंसा से दबाना चाहूंगा। दूसरा विकल्प ये है कि हम दोनों ये स्वीकार करें कि कुछ ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड हो सकते। मेरा प्रिय उदाहरण है, मैंने पिछले महीने भी कहा ही होगा जरूर, कि शतरंज अगर आपको खेलनी है तो ये तय कर लेना होगा कि घोड़ा दोनों का ढाई घर ही चले। ये नहीं हो सकता कि एक खिलाड़ी का घोड़ा ढाई घर चले और दूसरे का 5.5 घर चले। There has to be some objective standard। ये सही है, बिल्कुल सही कहा फूको ने कि सत्य और सत्ता का गहरा संबंध है। सत्ता सत्य को निर्धारित करती है और सत्य सत्ता को निर्धारित करता है, बिल्कुल सही है। लेकिन फिर इसका आकलन और इसका विवेचन आप कैसे करें और कोई सम्यक दृष्टि संभव है या नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण समझ। सत्य की मोटे तौर पर दो अवधारणाएं हो सकती हैं, मानी जाती हैं, जो लोग भी इस पर विचार करते हैं ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी ऑफ ट्रुथ पर। एक को आप कह सकते हैं सत्य की संगति परक धारणा, ट्रुथ एज कोहेरेंस, और एक को कह सकते हैं सत्य की संवादिता परक धारणा, ट्रुथ एज कॉरेस्पॉन्डेंस। कोहेरेंस का मतलब ये हुआ कि आपकी जीवन दृष्टि, आपकी विचारधारा, वो एक आपकी समझ है, उसके तहत आप दुनिया को देखते हैं। आप ये मानते हैं कि दुनिया में सूरज घूमता है या धरती घूमती है, या राष्ट्र राज्य एक अच्छी चीज है या नहीं है, या साम्राज्यवाद एक अच्छी चीज थी या नहीं थी, स्त्री पुरुष का संबंध इस तरह का होना चाहिए या उस तरह का, परिवार का ढांचा ऐसा होना चाहिए या वैसा। ये सब आपकी विश्व दृष्टि से जुड़े हुए सवाल हैं, इन पर जो फैसले आपने, बट ट्रुथ एज कोहेरेंस। लेकिन अगेन इस सबकी प्रामाणिकता जाकर के जुड़ती है ट्रुथ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। अगर मैं आज ये कहूं कि भाई मेरी मान्यता तो ये है कि दुनिया चलती है, तो मेरी मान्यता हो सकती है और हो सकता किसी को ऐतराज नहीं हो सकता इससे, ठीक है, मैं मानता हूं, क्या फर्क होता है। लेकिन ये ट्रुथ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस के मेल में नहीं। आज हम निर्विवाद रूप से जानते हैं कि दुनिया चलती नहीं, धरती चलती नहीं। आज हम ये निर्विवाद रूप से जानते हैं, बाकी चीजों पे बहस हो सकती है। तो अंततः ट्रुथ ऑफ कोहेरेंस का निर्धारण भी ट्रुथ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस से ही होगा। और ट्रुथ ऑफ कोहेरेंस यानी कोई भी विचारधारा, सीधे शब्द में कहें तो विचारधारा या जीवन दृष्टि, वो कितनी सही है कितनी गलत है, वो इस पर निर्भर करेगा कि वो सत्य की संवादिता परक धारणा की कितनी निकट। और इस लिहाज से आप देखें, गांधी जी अपने परवर्ती दिनों में कहते थे कि शुरू में मैं मानता था कि गॉड इज ट्रुथ, और अब मैं मानता हूं कि ट्रुथ इज गॉड। इट्स अ रिवॉल्यूशनरी चेंज ऑफ एम्फेसिस, इट्स अ ट्रेमेंडस चेंज ऑफ एम्फेसिस। क्योंकि पहले वाक्य में ये है कि संभवतः मेरी धारणाएं, मेरी भावना, मेरी आस्था सत्य है, और दूसरे वाक्य में ये है कि मेरी भावनाएं, मेरी आस्थाएं वहीं तक सत्य हैं जहां तक कि वो सत्य की संवादिता परक अवधारणा पर आधारित है। और ये बात केवल भौतिक और मोटे अर्थों तक सीमित नहीं है, इसकी व्यापक दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक परिणाम। ट्रुथ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस से क्या मतलब है? एक व्यक्ति ये मानता है, इस पर जॉन रॉल्स का थ्योरी ऑफ जस्टिस प्रसिद्ध पुस्तक है, बहुत मजेदार उनका एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने प्रपोज किया है कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि न्याय क्या है, थ्योरी ऑफ जस्टिस किताब का नाम है, तो आंखें मूंद के 5 मिनट बैठिए और कल्पना कीजिए कि आप ये भूल गए हैं कि आपका लिंग क्या है, आपका स्किन कलर क्या है, आपकी नेशनलिटी क्या है, और फिर सोचिए कि दुनिया कैसी होनी चाहिए। और मान लीजिए कि आपने सोचा कि बाकी तो सब ठीक है, लेकिन दुनिया में स्त्रियों का दर्जा 2 होना चाहिए, स्त्रियों को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आंख खोलिए, आपने आंख खोली और ईश्वर की कृपा से एकाएक आपने पाया कि आप स्वयं स्त्री हैं, तब आपको ये धारणा कैसी लगी? अगर मैं ये मान लूं कि केवल पुरुषोत्तम नाम के व्यक्तियों को भाषण देने का अधिकार होना चाहिए,
और जॉन रॉल्स की एक्सपेरिमेंट से गुजरते हुए बाद में मुझे मालूम पड़े 5 मिनट बाद कोई मेरा नाम तो पंकज है, तो फिर ये धारणा मुझे कैसी लगी? दिस इज द फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। और इसलिए मित्रों, दीपू पारेख ने बिल्कुल सही कहा है कि गांधी ट्रुथ को जस्टिस एंड इंटेग्रिटी के रूप में, दीपू पारेख ने अपनी पुस्तक कॉलोनियलिज्म, ट्रेडिशन एंड रिफॉर्म में, बहुत महत्वपूर्ण किताब है, सब लोगों को पढ़नी चाहिए, गांधी जी पर बहुत गंभीरता से विचार किया है। और उनका ये निष्कर्ष एकदम सही है कि गांधी के लिए सत्य का अर्थ है जस्टिस और इंटेग्रिटी। और इसी अर्थ में उन्होंने ये कहना शुरू किया कि ट्रुथ इज गॉड। स्वयं गांधी ने इस बात को स्पष्ट किया। आप जानते हैं कि गांधी उन लोगों में से नहीं थे जो अपने हिंदू होने में हिचकिचाते। वो दो टूक कहते थे कि मैं सनातनी हूं, वेदों को ईश्वर कृत मानता हूं, गीता के उपदेश में श्रद्धा रखता हूं। लेकिन गांधी जी ने यह भी कहा, और बहुत महत्वपूर्ण है, जब वो छुआछूत के सवाल पर केरल के पंडितों से बहस कर रहे थे, और केरल के पंडित पहले तो इसी बात पर आमादा थे कि ये साबित कर रहे थे आपको बहस करने का अधिकार ही नहीं, वही बढ़िया कैसे शास्त्र पर बहस कर सकता है। खैर चूंकि गांधी जी ने महात्मा थे तो पंडित तो किसी तरह मान गए शास्त्रार्थ करने को, लेकिन गांधी जी को अंत में कहना पड़ा कि अगर आप यही सिद्ध करने पर तुले हैं कि शास्त्र सम्मत है छुआछूत, तो क्षमा कीजिए, फिर शास्त्रों पर मुझे समझ। और इसी बात को आगे गांधी जी ने अपने एक पत्र में लिखा कि मेरी सारी आस्था, सभी धर्म, आप जानते हैं कि गांधी जी सभी धर्म ग्रंथों को पवित्र मानते थे। उनका हिंदू पर इस तरह का नहीं था कि दूसरे धर्म ग्रंथों को ना माने। बल्कि एक और प्रसंग साथ साथ याद दिलाता चलूँ आप लोगों को, गांधी कहा करते थे कि आई एम अ हिंदू, आई एम अ मुस्लिम, आई एम अ क्रिश्चियन, आई एम अ पारसी, आई एम अ जीव। तो कहा जाता है कि जिन्ना ने चढ़ के कहा था कि ओनली अ हिंदू कैन अटर सच स्टेटमेंट। और मैं इसे हिंदू परंपरा का सबसे बड़ा प्रशंसापरक स्टेटमेंट हूं। सचमुच हिंदू परंपरा में वो खुलापन और अपने सत्य को लेकर के वो बहुलता का बोध है। जिन्ना ने सही कहा कि ओनली अ हिंदू कुड से कि आई एम अ हिंदू, आई एम अ मुस्लिम, आई एम दिस एंड आई एम दैट। सचमुच जिन्ना चढ़ के कह रहे थे, लेकिन वो केवल गांधी की नहीं बल्कि वो सारी परंपरा की प्रशंसा कर रहे थे जिसमें गांधी से। तो गांधी ने कहा, ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा कृतस्य स्विद्धतम्। बहुत कंसाइज स्टेटमेंट। इसमें एक तरफ नासदीय सूक्त का सार है और दूसरी तरफ एक एथिकल स्टेटमेंट। नासदीय सूक्त के बारे में हम लोग जानते हैं कि सृष्टि का रहस्य कोई नहीं जानता। जो इसका अध्यक्ष है, ध्यान दीजिए निर्माता नहीं कहा गया है, जो इसका अध्यक्ष है संभवतः वो जानता है। और तुरंत अगले मंत्र में ऋषि कहते हैं कि शायद वो भी नहीं जानता। तो सृष्टि का रहस्य कोई नहीं जानता, क्योंकि आज वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि ब्रह्मांड तो बढ़ता जा रहा है, घटता थोड़ी जा रहा है। नई नई नित्य नित्य आकाश गंगाएं प्रकट हो रही है, जानकारी में आ रही है, तो कौन जानेगा ऐसा रहस्य? अनादि और अनंत। तो जब ये श्लोक कहता है कि ईशावास्यमिदं सर्वम, ये सारे का सारा अस्तित्व ईश्वर से व्याप्त है। इसमें सब में ईश्वर सन्निहित है, इसमें सब में दिव्यता सन्निहित है, इसमें सब में एक पर्पज है, भले ही हम उसे ना जानते। जितना भी जगत में जगत है वो सब ईशावास्य है। उपनिषद का नाम ही है ईशावास्य। कुल 40 मंत्रों की उपनिषद है, छोटी सी। और इसलिए इसमें भोग करो, अगर तुम मनुष्य हो या प्राणी हो तो भोग तो करना ही होगा, जीवन की शर्त है। त्यागते हुए भोग करो, हक्कूपन के साथ भोग मत करो, एक विवेक के साथ भोग करो। और ये ध्यान रखो कि जितना हिस्सा तुम्हारा है सृष्टि के भोग पर, उतना ही दूसरे का भी है। इसलिए दूसरे के धन पर वृद्ध दृष्टि मत करो। गांधी ने कहा कि मेरे लिए ये फंडामेंटल एथिकल स्टेटमेंट है। और गांधी जैसे व्यक्ति का ये कहना बहुत मायने रखता है कि दुनिया का ऐसा कोई भी धार्मिक वचन जो इस स्पिरिट के खिलाफ जाता हो, मुझे स्वीकार है। This was his notion of essentially justice and integrity.
ये केवल एक नेक इरादे की बात नहीं, ये जीवन की सच्चाई की बात है, जैसा कि जॉन रॉल्स के उदाहरण से हमने देखा। एरिक एरिक्सन बहुत ही बढ़िया किताब उन्होंने लिखी है गांधी जी के बारे में, द ट्रूथ ऑफ गांधी। गांधी जन्म शताब्दी के साल में उन्होंने लिखी थी। एरिक्सन बहुत प्रसिद्ध मनोविश्लेषणवेत्ता थे, फ्रायड और एरिक फ्रॉम की परंपरा के। तो ट्रूथ ऑफ गांधी एक तरह से गांधी जी की साइकोलॉजिकल बायोग्राफी, और उसमें एरिक्सन एक बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर संकेत करते हैं, और ये अगर ध्यान दें तो हम सब पर लागू होगी। एरिक्सन कहते हैं कि गांधी ने कभी अपने आप को इतना बड़ा नहीं माना कि अपने बचपन की उन बातों को याद ना रखें या उन बातों से ना सीखें जो बाद में उनके अनुभवों से वैलिडेट हुई या जिनके विरुद्ध उन्हें कोई प्रमाण नहीं। इस पर जरा ध्यान। हम सब में एक इननेट सेंस ऑफ जस्टिस, जब हमारा पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होता है स्कूलिंग के जरिए या हमारी सामाजिक प्रक्रियाओं के जरिए, तो हमारा वो इननेट सेंस ऑफ जस्टिस हमारे सोशल मान्यताओं से आच्छादित होने लगता है। याद कीजिए, आप में से किसने बचपन में ये सवाल अपने आप से या पिताजी से नहीं पूछा है कि ऐसा क्यों है कि हम बहुत सुख से खा रहे हैं और मेरे स्कूल में एक दोस्त है, उसके डिब्बे में मैं रोजाना स्कूटी हो रही हूँ। पापा मैं तो कार में, कम से कम मेरी बेटी ने सवाल मुझसे पूछा कि पापा हमारे स्कूल में तो स्विमिंग पूल है, सरस्वती आंटी के ग्रैंड चिल्ड्रन जहाँ जाती है वहाँ, सरस्वती आंटी के बड़ी हाउस में वो बच्ची अब ये सवाल नहीं पूछती क्योंकि वो 25 साल की हो। अब वो जानती है कि सवाल व्यर्थ है। कुछ स्कूलों में स्विमिंग पूल होगा, कुछ में नहीं होगा, और स्विमिंग पूल वाले स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे समाज के संपन्न वर्गों के बच्चे। तो देयर इज एन इनहेरेंट इनजस्टिस, और उस इनजस्टिस के साथ जीना उस बच्ची ने सीख लिया है जो 15-17 साल पहले इस तरह के सवाल पूछ के मेरा माथा खराब कर दिया। एरिक्सन ने बहुत मार्के की बात कही कि गांधी ने अपने बचपन की वो जो निर्मलता थी वो कब थी, और इसीलिए उनका सेंस ऑफ ट्रुथ। और दूसरी ओर ये ध्यान रखिए कि गांधी जी, मैं छात्रों से जानना चाहता हूं, नौजवान छात्रों से, गांधी जी की आत्मकथा का पूरा नाम क्या है? स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। एंड व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंट? विज्ञान के विद्यार्थी, मैंने तो कभी विज्ञान ढंग से पढ़ा नहीं। दुर्भाग्य से मुझे विज्ञान पढ़ाने वाले मास्टर ऐसे थे कि उनके डर के कारण मैं विज्ञान से डरने लगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि एक्सपेरिमेंट का मतलब हम सब जानते हैं। एन एक्ट conducted under certain circumstances, observed carefully, objectively, जिसके नतीजे जब तक के कोई और प्रयोग उनको गलत साबित ना कर दे सार्वभौम और सर्वस्वीकार हो। यही है विज्ञान के हिसाब से प्रयोग का। मेडिसिन की सोशल हिस्ट्री हो सकती है, मेडिसिन के सोशल वो हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत की प्रयोगशाला में किया गया कोई प्रयोग अमेरिकन मरीज पर लागू नहीं होगा। हो भी सकता है कि ना लागू हो, लेकिन एवरीथिंग रिमेनिंग द सेम। आप शाकाहारी और मांसाहारी मनुष्य के बीच तुलना करने लगे तो गड़बड़ हो सकती है, डीएनए के सवाल आ सकते हैं, सब बहस में हम लोग ना जाएं। लेकिन एक्सपेरिमेंट कहने का निश्चित मतलब, गांधी जी को अपने बचपन से जो इननेट ट्रुथ मिले, उन्होंने बहुत चर्चा की अपनी आत्मकथा में। हरिश्चंद्र का नाटक उन्हें बहुत प्रिय था, श्रवण कुमार की कथा उन्हें बहुत प्रिय थी। उन बचपन की कहानियों से और बचपन के अनुभवों से उन्होंने जो सीखा, एरिक्सन ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि जीवन के अंतिम पल तक गांधी जी ने अपने आप को कभी इतना बड़ा नहीं माना कि उस बचपन के मोहनिया को भूल जाएं जो अंधेरे से डरता था और जिसे घर की सेविका रामी बाई ने कहा था कि राम का नाम लो सारे डर भागते। कहीं ना कहीं गांधी जी इस सीट पर खड़े उतर रहे थे जब वो 30 जनवरी की शाम को हे राम थे। अखिल बिलग्रामी, प्रसिद्ध फिलोसोफर, कोलंबिया में प्रोफेसर एमेरिटस, उनका एक निबंध है गांधी एज फिलोसोफर। प्लीज रीड, बहुत विस्तृत, बहुत गंभीर निबंध है, लेकिन उसमें मैं नहीं जाऊंगा। उस निबंध की शुरुआत अखिल बिलग्रामी जिस घटना से करते हैं वो मैं इस समय याद करना चाहता हूँ।
अखिल बिलग्रामी ने लिखा है कि मेरी दिलचस्पी क्यों पैदा हुई गांधी जयंती फिलोसफर। उन्होंने लिखा है कि मैं बम्बई में एक बार अपने पिताजी के साथ समुद्र तट पर टहल रहा था, बच्चा था मैं छोटा सा, एक वॉलेट पड़ा हुआ मुझे दिख गया, माँ मैंने उठा लिया। पिताजी ने देखा, बोले ये क्या किया, क्यों उठाया? तो बच्चे थे, बच्चे ने जैसा जवाब दिया जाता है वैसा दिया कि पापा मैं नहीं उठाता तो कोई और उठा लेता। अखिल बिलग्रामी लिखते हैं कि मेरे पिता ने जो जवाब दिया उसने मुझे जीवन भर के लिए बदल दिया। उन्होंने कहा अखिल वास्तविकता ये है कि ये वॉलेट अगर तुमने नहीं उठाया होता तो कोई नहीं उठाता। बात को समझ गए? तुमने उठा लिया और तुम रेशनलाइज कर रहे हो ये कहकर कि मैं नहीं उठाता तो कोई और उठा लेगा। ये घटना का रेशनलाइजेशन है। इस घटना का मॉरल स्टेटमेंट ये है कि ना तुम उठाओ ना कोई और। उन्होंने कहा कि अखिल अगर तुमने ये बटुआ नहीं उठाया होता तो किसी और ने उठाया। ये मत कहो कि तुमने नहीं उठाया होता तो कोई और उठाया। वो कहानी हम सबको याद है, बचपन में हम सबने सुनी है कि राजा साहब दूध से भरना चाहते थे तालाब को, और आपने सोचा कि ठीक है यार एक लोटा पानी है, इतने 1000 लोटे दूध क्या फर्क पड़ता है। मालूम पड़ा सुबह तालाब लबालब था, दूध से नहीं पानी से, क्योंकि सभी पानी डालते हैं। तो अखिल बिलग्रामी के बचपन का ये अनुभव उन्हें ले जाता है गांधी तक, क्योंकि वो रियलाइज करते हैं कि द आइडिया ऑफ ट्रुथ कैन नॉट बी रिलेटेड। संस्कृतियां सापेक्ष हो सकती हैं, अलग अलग संस्कृतियां हो सकती हैं, लेकिन सत्य को जानने की ज्ञान मीमांसा की विधि अंततः एक सी होगी। अगर ये सही है, बहुत से लोगों की आलोचना बिल्कुल सही है कि यूरोपीय आधुनिकता ने गैर यूरोपीय समाजों की ज्ञान परंपरा की आपराधिक उपेक्षा की। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। असल में मेरी जिस पुस्तक का जिक्र यहाँ किया गया आकत कहानी प्रेम की, उसका सेंट्रल आर्गुमेंट यही है कि कबीर के समय को आज के समय को भी समझने के लिए औपनिवेशिक आधुनिकता से मुक्ति बहुत जरूरी है। मेरा सेंट्रल आर्गुमेंट उसके काम है कि जब तक हम अपने दिमाग को, अपने हिंदुस्तानी दिमाग को या गैर यूरोपीय दिमाग को डीकोलोनाइज नहीं करते, ना हम अपने समाज की वास्तविकताओं को समझ सकते हैं और ना दुनिया को समझ सकते हैं। आधुनिकता, यूरोप की आधुनिकता की अपनी सीमाएं, निश्चित रूप से भयानक सीमाएं। उन सीमाओं को दूर करने का तरीका वो है जो एक तरफ मैक्सिको के एंड्रिक रसल और दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका के मोमेम्बिस हो जाते हैं कि उस समय दूसरे समाजों में जो हो रहा था उससे भी ये आधुनिकता अपने आप को एनरिच करे। ये नहीं है कि आप कहने लगे कि यूरोप में जो चीजें ठीक है वो दूसरी जगह ठीक नहीं। इस तरह के एपिस्टेमोलॉजिकल रिलेटिविज्म और मॉरल रिलेटिविज्म का नतीजा ये निकलता है कि फूको जो यूरोप के सत्ता केंद्रों की कठोर आलोचना करते हैं वो ईरान में अयातुल्लाह खुमैनी की रिवॉल्यूशन की गलत प्रशंसा, और अयातुल्लाह खुमैनी की रिवॉल्यूशन का सांस्कृतिक और सामाजिक सार क्या था वो हम सब लोग जानते हैं। फूको को इस बात पर कोई ऐतराज नहीं है कि अयातुल्लाह खुमैनी के ईरान में औरतों को चादर पहने बिना, हिजाब पहने बिना घर से निकलने पर रोक लगा दी, क्योंकि वो अपनी संस्कृति है। ये अपनी संस्कृति का तर्क बहुत अजीब तर्क है, क्योंकि कुछ लोगों की अपनी संस्कृति हो सकती है वो नरभक्षण करें। ये बहुत ही मिथ्या कथन है कि एवरीथिंग हैज टू बी जज्ड ऑन इट्स ओन स्केल्स। नो, इट इज नॉट। So far as moral judgment is concerned, there has to be some kind of universality in your judgment. पिछले दिनों प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ देशों के लोगों के अमेरिका आने पर रोक लगा दी और उनमें से एक ईरान भी। हम सब लोग उसका विरोध करते हैं, करना चाहिए। अभी ऑस्कर में असगर फरादी को बेस्ट फॉरेन फिल्म का अवार्ड मिला सेल्समैन के लिए, और वो वहाँ नहीं गए क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे देश के सामान्य नागरिक वहाँ नहीं आ सकते, मैं नहीं आऊँगा। मैं एकदम समर्थन करता हूँ इस बात का और इस तरह की पाबंदियों का विरोध करता हूँ, और सब ईरानी कर रहे हैं, दुनिया कर रही है। ईरान में बाहियों के नागरिक अधिकारों की कैसे, ईरान में अहमदिया मुसलमानों के नागरिक अधिकारों की कैसे। हम लोग बहुत संतप्त हैं और जायज रूप से संतप्त हैं। कभी पिछले हफ्ते अमेरिका में एक कांसास सिटी में एक हिंदुस्तानी इंजीनियर को गोली मारी। हमारा संतप्त होना जायज है, क्योंकि उसको कहा गया गेट आउट ऑफ माय कंट्री, और उस आदमी ने गोली चला दी, मर गया। हमारे अपने देश में कैसे
वो निंदनीय है तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे देश में भी निंदनीय है। ये नहीं हो सकता कि वहां ठीक नहीं है और यहाँ ठीक है। वहां जिस वाइट मैन ने उसको बचाने के लिए गोली खाई, उसे हम बधाई देते हैं, उसका हम अभिनंदन करते हैं, हमें करना भी चाहिए। और यहाँ जो पिटने वालों के पक्ष में बोलता है उनका हमें क्या करना चाहिए? These are the questions of universal ethics. सत्य की धारणा इन सवालों की ओर आपको दी जाती है, क्योंकि अगर सबका अलग अलग सत्य है, जैसा बहुत सारे उत्तराधुनिकतावादी मानते हैं, और उत्तराधुनिकतावाद आजकल बड़ा लोकप्रिय है। आलम यह है कि दलित लेखक कहेंगे कि आप दलितों के बारे में कैसे लिख सकते हैं, आप दलित नहीं हैं। लिख नहीं सकता हूं, मैं पढ़ कैसे सकता हूँ? पढ़ने के लिए पढ़ सकता हूँ, लिखने के लिए लिख नहीं सकता। प्रेमचंद दलितों पर नहीं लिख सकते क्योंकि वो दलित नहीं थे, लेकिन पंकज जी दलित लेखकों को पढ़ सकते हैं, भले ही दलित हो या ना हो, मैं पढ़ सकता हूँ। अगर लिखने पर मर्यादा है तो पढ़ने पर भी होनी चाहिए। भाई हम ही लिखेंगे, हम ही पढ़ेंगे, बात खत्म। मित्रों, आप देख सकते हैं कि मैं स्त्री नहीं हूं, लेकिन स्त्री की स्थिति के प्रति अगर गहरी संवेदनशीलता मेरे मन में बचपन से रही है तो उसका श्रेय किसी स्त्री लेखिका को नहीं जाता, उसका श्रेय प्रेमचंद और रवींद्रनाथ ठाकुर को, उसका श्रेय शरद चंद्र, और उसके बाद उसका श्रेय तोलस्टॉय को जाता। तो ये जो अस्मिता दिवस, ये जो धारणा है कि हर स्ट्रगल लोकल है, ग्रैंड नैरेटिव खत्म हो गई, हर चीज का अंत हो गया, उपन्यास का अंत हो गया, कविता का अंत हो गया, कहानी का अंत हो गया। हिंदी में एक प्रसिद्ध आलोचक है, उन्होंने 10-12 किताबें लिखवा दी अंत करते हुए। यह अलग बात है कि जब उन्होंने पहली किताब अपनी लिखी थी उत्तर आधुनिकता पर, तो उसमें फूको की जगह फूकोल्ट लिखा हुआ है, क्योंकि अंग्रेजी में फूको की स्पेलिंग में ALUT आता है, फ्रेंच शब्द उच्चारण फूको होता है। इन विद्वान को ये पता नहीं था तो पूरी किताब में फूकोल्ट उन्होंने लिख दिया। पर वैसे ही जैसे कोई वर्षाई को वर्षाई नहीं लिखते। एनीथिंग, ठीक है, वो कोई बात नहीं, ऐसी बात है, मुझे नहीं करनी चाहिए, सॉरी फॉर दैट। लेकिन हर चीज का अगर अंत हो गया है, और ये लोग मानते हैं कि द वेरी आइडिया ऑफ ह्यूमन बीइंग इज ओवर, रैशनल मैन खत्म हो चुका है, रैशनल मैन या रैशनल वुमेन अगर सचमुच खत्म हो चुका है तो ये तय मान लीजिए कि पोस्ट ट्रुथ का समय आ भी चुका है। फिर उसको लेकर के बिलबिलाने की जरूरत नहीं। फिर ये नहीं हो सकता, जब आप कहते हैं कि देयर आर नो फैक्ट्स ओनली कंस्ट्रक्ट्स, तो आपको लगता है कि हम बहुत प्रगतिशील और क्रांतिकारी बात करते हैं। हम गरीबों के पक्ष में बोल रहे हैं, अश्वेतों के पक्ष में बोल रहे हैं, स्त्रियों के पक्ष में बोलते हैं। और जब ट्रंप का कोई साथी कहता है कि देयर आर अल्टरनेटिव फैक्ट्स, तो आपको बिलबिली होने लगती है। कैसे चले? किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप के सहयोगी से कहा गया कि साहब ये तो आप कह रहे हैं गलत है, तो फैक्चुअल नहीं है, दीज आर अल्टरनेटिव फैक्ट्स। तो अल्टरनेटिव फैक्ट्स डू नॉट बिकम एक्सेप्टेबल बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम द सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव कॉर्नर्स, दे रिमेन अल्टरनेटिव फैक्ट्स। इन अदर वर्ड्स, दे रिमेन नॉन फैक्ट्स। ओपिनियन आपके हो सकते हैं, फैक्ट्स पर बहस हो सकती है, नए फैक्ट आ सकते हैं, सर्व स्वीकार्य फैक्ट्स को नकारा जा सकता है, लेकिन वेरी नोशन ऑफ फैक्ट कैन नॉट बी डिनाइड, इट कैन नॉट बी इरेज्ड। क्योंकि इसके बिना कोई संवाद, कोई किसी तरह का संवाद एकेडमिक या गैर एकेडमिक संभव नहीं, खुद अपने आप में आप सोच रहे। और अन्याय का उत्तर अन्याय नहीं हो सकता, रेसिज्म का उत्तर रिवर्स रेसिज्म नहीं हो सकता, जेंडर इनजस्टिस का उत्तर जेंडर इनजस्टिस नहीं हो सकता। मित्रों, 1950 में एक फिल्म आई थी, हॉलीवुड की बड़ी प्रसिद्ध फिल्म है एडम्स रेप, बहुत ही मशहूर फिल्म है और बहुत मजेदार उसका घटनाक्रम है। एक वकील दंपति है, पति पत्नी दोनों वकील हैं, और वकील जो पति है वो सरकारी वकील है, और उसके पास एक ऐसा केस आता है कि जिसमें एक स्त्री ने अपने पति पर गोली चला दी थी बेवफाई के बाद। वो पति मरा नहीं लेकिन घायल हो। तो अब स्टेट ने उस औरत को प्रोसिक्यूट किया कि ठीक है मरा नहीं लेकिन फिर भी आपने मारने की कोशिश तो की, तो आपने मुकदमा चलेगा। और जब वो बात आपस में घर में करते हैं तो स्त्री को लगता है कि पूरे का पूरा सिस्टम उस औरत की स्थिति को समझे बिना, उसके प्रति संवेदनशील हुए बिना उसको सजा देने पर तुला हुआ है, और वो फैसला करती है कि इस मुकदमे में विक्टिम की ओर से या अभियुक्त की ओर से मैं लड़ूं। तो पति सरकारी वकील है,
और पत्नी डिफेंस लॉयर। इट्स अ फैसिनेटिंग ड्रामा। अगर आप लोगों को कहीं किसी सोर्स से उपलब्ध हो तो फिर जरूर देखिए एडम्स रेप। उसमें एडम्स रेप, आदम की पसली, सेमेटिक धारणा है ना कि हव्वा को आदम की पसली से बनाया गया था, उसी पर कौन है कि आदम की पसली खींच करके भगवान ने हव्वा बनाई थी, तो उसी की ओर संकेत है एडम्स रेप। तो उसमें कोर्ट रूम डिबेट में एक अद्भुत दृश्य है। वो स्त्री जिसका रोल इसने क्या नाम था इसका, ऑड्रे हेपबर्न ने प्ले किया था। वो कहती है, किसी समाज की बात करती है, वो वास्तविक या काल्पनिक, कि उस समाज में स्त्रियां पुरुषों के साथ वैसा ही व्यवहार करती हैं जैसा ये समाज स्त्रियों के साथ करता है। और मिलॉर्ड, मैं उस समाज की भी विरोधी, और अगर मैं उस समाज में वकील होती तो मैं पुरुष के पक्ष से लड़ती। जेंडर इनजस्टिस का विकल्प जेंडर इनजस्टिस नहीं। किसी भी इनजस्टिस का विकल्प उस पर्टिकुलर सांस्कृतिक पहचान पर इनजस्टिस नहीं। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वहीं तक महत्वपूर्ण है जहां तक कि वो व्यापक मानवीय संघर्षों और समग्र मानवीय अस्तित्व को नकारे नहीं, उसके मार्ग में बाधा न हो, वहीं तक। ये सही है, जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा कि पावर और नॉलेज का एक समीकरण होता है, म्यूचुअल डिपेंडेंस होती है, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन उस पावर नॉलेज समीकरण को हल करने के दूसरे तरीके भी हैं। फूको जो तरीका सुझाते हैं यूरोपीय आधुनिकता की आलोचना करते हुए, उसके अलावा भी दूसरे तरीके पावर नॉलेज समीकरण को हल करने के हैं। और इसमें भारतीय चिंतन परंपरा और चिंतन परंपराओं में भी होगा जरूर, मुझे जानकारी नहीं है, मेरी सीमा है। थोड़ा बहुत चीनी दार्शनिक परंपरा के बारे में जानता हूँ और के बारे में नहीं जानता, लेकिन भारतीय चिंतन परंपरा इस समीकरण को हल करने का एक सबका वैकल्पिक तरीका सुझाती है। और वो वैकल्पिक तरीका ये है, अभिनव गुप्त का कथन अगर याद करें, आचार्य अभिनव गुप्त का, ना ही एक ही दृष्टिया सम्यक निर्माण निर्वय, एक ही दृष्टि से किसी भी वस्तु का सम्यक वर्णन नहीं किया जा सकता। अनेकांतवाद को ही वो अपने ढंग से कह, ट्रुथ एब्सोल्यूट है और ट्रुथ कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक भी हो सकता है, ट्रुथ सिचुएशन स्पेसिफिक भी हो सकता है। लेकिन कोई कॉन्टेक्स्ट हो, कोई सिचुएशन हो, अगर अल्टीमेट एनालिसिस की, अल्टीमेट असेसमेंट की बात आ जाए तो कोई ना कोई साझा पैमाना होना चाहिए, उसके बिना बात नहीं बने, उसके बिना धर्म नहीं बने। आप जानते हैं भारतीय परंपरा में धर्म रिलीजन का प्रतिशब्द नहीं। अब गंभीर एकेडमिक विमर्श में जो लोग अध्ययन करते हैं वो धर्म की जगह रिलीजन लिखते भी, अनुवाद नहीं किया जाता धर्म का, जैसे भक्ति का अनुवाद डिवोशन नहीं किया। ये समझ लिया है लोगों ने कि धर्म और भक्ति कुछ अलग तरह की कंसेप्चुअल कैटेगरीज है, रिलीजन और डिवोशन से इनका अंग्रेजी में अनुवाद करने से कंफ्यूजन, वो बात कन्वे नहीं होती जो हम करना चाहते हैं। तो धर्म रिलीजन का प्रतिशब्द नहीं है, धर्म विश्वास की, आस्था की वस्तु नहीं है, वो एक अलग चीज है, उसे हमारी परंपरा में मतवाद कहा जाता है। धर्म इज मोर क्लोज टू द आइडिया ऑफ गॉड, और इसीलिए जिन्हें आप धर्मशास्त्र कहते हैं वो लॉ के थ्रू, वो लॉ सही गलत हो सकता है, विवाद हो सकता है, उस पर सिचुएशन स्पेसिफिक है, लेकिन वो लॉ का हो सकता है। और दूसरी ओर धर्म स्वभाव को सूचित करता है, किसी भी वस्तु के या व्यक्ति के स्वभाव। हम आप अपनी जुबान याद कीजिए, अपना मुहावरा याद कीजिए, आपका धर्म जलाना, इट्स नॉट अ वैल्यू स्टेटमेंट, इट्स अ फैक्चुअल स्टेटमेंट। पानी का धर्म बहना है, इट्स नॉट अ वैल्यू जजमेंट, इट्स अ फैक्चुअल स्टेटमेंट। लेकिन अध्यापक का धर्म पढ़ाना है, छात्र का धर्म पढ़ना है, ये केवल फैक्चुअल स्टेटमेंट नहीं है, इसमें एक वैल्यू लोड मौजूद है। जब कहा जाता है कि अध्यापक का धर्म पढ़ाना है, तो ये नहीं कहा जा रहा कि ऐसे अध्यापक नहीं होते जो नहीं पढ़ाते, जरूर होते हैं, लेकिन उनका धर्म पढ़ाना है, उनका कर्तव्य पढ़ाना है, तो इट बिकम्स अ स्टेटमेंट विद वैल्यू। और इसलिए मित्रों, एक सवाल ये पैदा होता है अंत करने के पहले
जब हम बात करते हैं धर्म की या सत्य की, और जो बात बार बार मैं कह रहा हूं कि कुछ नॉन नेगोशिएबल्स होंगे, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, सिचुएशन स्पेसिफिक, हर आदमी का अपना धर्म, भाई मानव समाज है तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, झगड़े होंगे, गंभीर चीजों को लेकर भी झगड़े होंगे, छोटी मोटी चीजों को भी लेकर झगड़े। बच्चे थे हम तो इस बात पर लड़ जाते थे कि बड़े भाई को कमीज बन गई, हमारे लिए नहीं बनती, और हम क्या कोई छोटी नाक वाले हैं जो उसकी छोटी कमीज पहने, उसकी उतना नाम क्यों पहने, हमारे लिए नहीं कमीज बननी चाहिए। यहाँ से लेकर के देश की सीमाओं तक विचारों के सही और गलत होने तक झगड़े होते हैं, हजारों लाखों लोग मारे जाते हैं, तो झगड़े तो हो। ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की जा सकती जिसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कैसे होंगे असली सवाल। और कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव पैमाना है या नहीं है, असली सवाल। और इस बात पर लोगों ने विचार किया है, और क्षमा करेंगे ये कहने के लिए, थोड़े संकोच के साथ कहना चाहता हूं। 2000 में मेरी एक पुस्तक छपी थी, विचार का आनंद। विचार का आनंद, आनंद नहीं, आनंद, क्योंकि उस समय वो किताबें ताबड़तोड़ आ रही थी अंत वाली। इतिहास का अंत खत्म नहीं होता था कि उपन्यास का अंत आ जाता था। मैं उपन्यास का अंत तब तक पढ़ूं जब तक कविता का अंत आ जाता था। तो इतने सारे अंत हो रहे थे कि मैंने लगभग चढ़ के अपनी किताब का शीर्षक रखा विचार का अंत, और सब कुछ का अंत हो जाए, वो खुली विचार का अंत नहीं होगा। हालांकि आजकल सोशल मीडिया के जमाने में लगने लगा है तो उसका भी अंत हो जाता है। मैं मानता हूं कि नहीं होगा। उस पुस्तक में मैंने ये सवाल अपने आप से पूछा है कि नॉन नेगोशिएबल्स क्या है, किन दो चीजों पर समझौता करने के लिए मैं एक व्यक्ति के तौर पर तैयार नहीं हूं, किन दो मूलभूत नैतिक वक्तव्यों से मैं अपने धर्म को परिभाषित करता हूं। और वो दो वक्तव्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और इसलिए भी रखना चाहता हूं कि ये चिंता पिछले 10-12 साल में दुनिया भर के गंभीर विचारकों के बीच महत्वपूर्ण चिंता बनी है। फिलोसोफर मार्था नॉब्सबॉम ने अपने 10 नॉन नेगोशिएबल गिनाई कि 10 चीजें हैं। अमर्त्य सेन ने इस पर बहुत गंभीरता से और बहुत गहरा विचार किया है, थ्योरी ऑफ जस्टिस, और वो साफ तौर से कहते हैं कि मेरा ये जो चिंतन है ये भारतीय परंपरा के नीति चिंतन पर, द आइडिया ऑफ नीति। इस परंपरा में धर्म एक चीज है, नीति दूसरी चीज है, विदुर नीति, चाणक्य नीति, फलाना ढिमका, कृष्ण नीति। तो नीति इज नॉट जस्ट पॉलिसी। इंडियन ट्रेडिशन में नीति एक अधिक व्यापक शब्द है, वो केवल पॉलिसी तक सीमित है। आप कह सकते हैं एथिक्स, नीति का अर्थ है एथिक्स। तो अमर्त्य सेन ने अपने ढंग से उस पर विचार किया है। मित्रों, आपके सामने मैं अपने दो नॉन नेगोशिएबल रखूंगा, उन पर आप भी विचार कीजिएगा, आपको सही लगे तो मानिएगा, ना सही लगे तो पैसे कीजिए। मेरा पहला नॉन नेगोशिएबल है कि कोई भी मनुष्य जन्म से छोटा या बड़ा नहीं, कोई भी मनुष्य जन्म से ऊंचा या नीचा, अच्छा या बुरा नहीं। इसलिए किसी भी मनुष्य का आकलन मैं उसके व्यक्तिगत कर्मों के आधार पर करता हूं, उसकी जन्मगत पहचान के आधार पर। वो काला हो, गोरा हो, औरत हो, मर्द हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि कोई भी मनुष्य जन्म से छोटा या बड़ा नहीं। दूसरा, मैं ये मानता हूं कि सत्य के अंतिम पाठ का दावा कोई व्यक्ति या विचार नहीं कर सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि ये अंतिम सत्य है, इसके आगे अब बहस बंद कर दीजिए। कोई ये नहीं कह सकता। ये मेरे दो नॉन नेगोशिएबल है दोस्तों। यही अनेकांतवाद की मूल भावना। मैं तीर्थंकर नहीं हूं, कैवल्य मुझे प्राप्त नहीं है, मैं अवतार नहीं हूं, मैं हमारे आप हम सब साधारण मनुष्य हैं। हो सकता है कोई अवतार बैठा हो, आखिरकार आपकी यूनिवर्सिटी को श्रेय प्राप्त है, और मैं सम्मान के साथ कह रहा हूँ, मजाक में नहीं। कम से कम एक भगवान आपकी यूनिवर्सिटी ने दिए हैं दुनिया में, तो हो सकता है कि यहाँ और भी बैठे हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम मैं नहीं। और इसलिए ये दो नॉन नेगोशिएबल एक सोचने समझने वाले इंसान के नॉन नेगोशिएबल। मैं किसी भी चीज का आकलन इसके आधार पर करता हूं, और इस अर्थ में मैं स्वयं को गांधी के काफी निकट पाता हूं, बावजूद इसके कि मैं उनकी हर बात से सहमत नहीं हूं। जरूरी भी जितना कुछ मैंने गांधी जी को समझा है, उनका लेखन पढ़ के, उनके बारे में संस्मरण पढ़ के, आई एम प्रीटी श्योर कि जो आदमी उनकी हर बात से सहमत होता, उसके बारे में गांधी जी की अपनी राय भी कोई बहुत अच्छी नहीं होती। ध्यान दीजिएगा कभी,
गांधी व्यक्तिगत रूप से जिन लोगों को बहुत पसंद करते थे, जिनका बहुत सम्मान करते थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रविंद्रनाथ ठाकुर, सरोजिनी नायडू, हिंदी के लेखकों में जैनेन्द्र कुमार, इनमें से कोई भी गांधी जी की हर बात को डिट्टो स्वीकार नहीं करता। नेशनलिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन पर गांधी और टैगोर की बहस प्रसिद्ध है। गांधी चरखे को मानवीय श्रम का परम प्रतीक मानते थे, टैगोर उसको पिछड़ेपन का प्रतीक। गांधी एक नेशनल मूवमेंट को लीड कर रहे थे, टैगोर को दी होल आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वाज सस्पेक्ट। लेकिन सौभाग्य से उन दिनों टैगोर को हटाया किसी ने। बहुत सारी असहमतियां थी, पटेल से असहमति थी गांधी जी की बहुत सारी चीजों पर, सुभाष बोस से उनकी असहमति तो विख्यात थी, लेकिन कुछ था इन लोगों के संबंधों, इन चीजों को हम याद करें, खासकर नौजवान याद करें, इनकी सूचनाओं के स्रोत अजीब अजीब तरह के सोशल मीडिया मैसेजेस। कभी आप लोगों ने इस पर गौर किया है कि जब सर सुभाष चंद्र बोस रेडियो बर्लिन से बोल रहे थे तो उन्होंने गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहकर संबोधित किया। कभी आप लोगों ने इस बात पर गौर किया है कि हिंसा अहिंसा के सवाल पर और हिटलर के साथ मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के सवाल पर गांधी और नेहरू से घोर असहमत होकर के चले गए सुभाष बोस ने जब आजाद हिंद फौज बनाई तो उसमें 3 ही ब्रिगेड थी। एक ब्रिगेड थी गांधी ब्रिगेड, दूसरी ब्रिगेड थी नेहरू ब्रिगेड और तीसरी ब्रिगेड थी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। ये सब मजाक की बातें नहीं, इस बात का संकेत करने वाली बातें हैं कि हमारे ये पूर्वज एक दूसरे से असहमत रहते हुए भी एक दूसरे के योगदान का गहरे में गहरी भावना के साथ सम्मान करते हैं। इसलिए मित्रों बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अंत में वो श्लोक एक बार फिर से पढ़ना चाहता हूं और फिर आप जाने पोस्ट ट्रुथ। मुझे कभी कभी लगता है, कहा जाता है कि कवि में दिव्य दृष्टि होती है। ऋषि का अर्थ ही होता है जो बहुत दूर की देखे। ऋषि का अर्थ ही होता है जिसमें गहरी इंसाइट हो। मुझे कभी कभी लगता है कि महर्षि वेदव्यास को गहरी इंसाइट थी और वो द्रौपदी के मुंह से जिस स्थिति का वर्णन करवा रहे थे वो असल में पोस्ट ट्रुथ की ही स्थिति। ऐसा सत्य जिसमें सब अपने अपने ढंग का छल मिलाए बैठे हैं और इसलिए धर्म की और सत्य की बात करने को कोई तैयार नहीं। महाभारत के आरंभ में अद्भुत प्रसंग, आंखों में आंसू लाने वाला प्रसंग। एक तरह से महाभारत फ्लैशबैक में चलता है। शुरू में आदि पर्व में धृतराष्ट्र जैसे बात कर रहे हैं सारा युद्ध समाप्त हो जाने के बाद, और विदुर से वो कह रहे हैं कि मैं तो तभी जान गया था कि सब नष्ट होगा, मैं जानता था कि मेरा सारा खानदान नष्ट होगा, तभी जान गया था। ऐसी कई चीजें वो गिनाते हैं कि मैं तभी जान गया था, तभी जान गया था। और उसमें सबसे ज्यादा बल को इस बात पर देते हैं कि जब राजसभा में द्रौपदी निर्वस्त्र की जा रही थी, मैं तो तभी जान गया था कि कुरुवंश का रस, कुरुवंश का अंत सुनिश्चित। क्यों? क्योंकि उस पूरी सभा में या तो लोग घुमा फिरा के बातें कर रहे थे और या चुप बैठे थे या उनको एनकरेज कर रहे थे। केवल एक व्यक्ति था विकर्ण जो बार बार कह रहा था कि द्रौपदी का सही सवाल है, इसका उत्तर दिया जाए, और उसे कर्ण ने डांट के चुप कर दिया। तो द्रौपदी का वो सवाल या द्रौपदी की वो वेदना केवल द्रौपदी की वेदना नहीं है और केवल 3000 या 5000 साल पुरानी वेदना नहीं है, वो किसी भी नैतिक व्यक्ति की वेदना है। उस वेदना को अगर हम आत्मसात कर सकें, उस पर गौर कर सकें, तो ये जिस सेमिनार का समापन या विदाई भाषण देने के लिए मुझे निमंत्रित किया गया है, ये केवल एक एकेडमिक सेमिनार न रह करके सचमुच शायद हम लोगों के सोचने के लिए कुछ सामग्री देने वाला, कुछ हमारे मन में नैतिक मंथन उत्पन्न करने वाला एक प्रस्थान बिंदु बन सकेगा। उस लोग फिर से पढ़ता हूँ दोस्तों। सा न सभाए अत्र न सन्ति वृद्धा, न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम, न सौ धर्मो यत्र न सत्यम अस्ति, न तत्सत्यम यच्छले न। छल से बिंधे हुए सत्य इस पोस्ट ट्रुथ के जमाने में गांधी का स्मरण करने की इससे अच्छी कोई विधि नहीं हो सकती कि हम सत्य का रेखांकन करें, ये जानते हुए करें कि एक ही दृष्टि से सम्यक वर्णन नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति, कोई विचार, कोई राष्ट्र, कोई सिस्टम, कोई मेथोडोलॉजी, कोई एपिस्टेमोलॉजी ये दावा नहीं कर सकती कि उसने सत्य का अंतिम और फाइनल रूप प्राप्त कर दिया। धन्यवाद।